ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े खतरनाक प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन को झेल रहा है, क्योंकि करीब 2 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। हिंसा और आगजनी के बाद अब सुरक्षा बलों पर भी हमला हो रहे हैं, जिसके बाद खामनेई सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। ईरान के बाद अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान पर ट्रंप की सेना कोई बड़ा हमला करने वाली है और ईरान में तख्ता पलट होने वाला है, या स्थिति को काबू में कर लिया जाएगा। अब मैं अपने सहयोगी तिलक के साथ विकास यादव, हिंदी खबर। अजीत डोभाल शनिवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एनएसए डोभाल ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं कि अगर ये ऑटो पायलट पर भी चलता है तो ये विकसित भारत बन जाएगा। डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं कि अगर ये ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो भी ये विकसित भारत बन जाएगा। एनएसए डोभाल ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। आप में से अधिकांश मुझसे 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में था कि आऊँ या नहीं। मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ था। मेरी जवानी तो कब की बीत चुकी है। अजीत डोभाल ने कहा, आज इतना कुछ बदल गया है कि मुझे सब कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात समान है, चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें। एक छोटी सी बात जो आपके जीवन की दिशा तय करती है, निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी हर दिन छोटे बड़े फैसले लेते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको हर कदम पर फैसले लेने होंगे। भारत विकसित होगा, ये निश्चित है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे उस भारत को देखेंगे जिसकी आज कल्पना की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। डोभाल ने इतिहास का हवाला देते हुए युवाओं से आत्मविश्वास, धैर्य और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। कैमरा पर्सन तिलक के साथ मैं शेर बहादुर सिंह, हिंदी खबर। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप जाति संप्रदाय के रूप में बटेंगे तो फिर आपका बांग्लादेश के जैसा ही हाल होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रयागराज में रहे, जहां पर सीएम ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जगत गुरु रामनंदाचार्य के जन्मोत्सव समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी ने कहा कि जाति संप्रदाय के नाम पर बटोगे तो बांग्लादेश की तरह हाल होगा। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी तरीके से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि अब कोई बोल नहीं रहा है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद हो जाता है, लगता है किसी ने फेविकॉल लगा दिया है। उन्होंने अपने 7 घंटे के प्रवास के दौरान मेला क्षेत्र में व्यापक तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने वहां पर पहुंच करके संगम नोच में स्नान किया और पूजा अर्चना भी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से नाकाम है। राजधानी वहीं अखिलेश यादव ने मांग की कि जितने भी वोट हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ा जाए और बड़े स्तर पर बीएलओ के द्वारा जो लिस्ट बनाई जा रही है उनकी भी जांच की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बीएलओ की जो लिस्ट बनाई गई है वो पंचायत चुनाव में अलग है और विधानसभा चुनाव में अलग है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जिहादी ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। लोगों के द्वारा मना करने पर जिहादी ने संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए। फिलहाल पुलिस ने जिहादी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। वहीं अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर का यह शख्स नमाज पढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के एक्टिव गेट पर के बाहर ये युवक नमाज पढ़ रहा था। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और जांच जारी है। एक्टिव गेट के बाहर नमाज पढ़ने की सूचना के बाद वहां पर खलबली मच गई। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पकड़े गए कश्मीरी मूल के जिहादी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक डिटेन किया गया जिहादी सोफिया का रहने वाला है और उसका नाम अबू अहमद शेख है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में तैनात वाचर ने संदिग्ध के बारे में सूचना दी थी। बताया ये भी जा रहा है कि सूचना के बाद सुरक्षा कर्मियों की ओर से उसे रोके जाने की कोशिश हुई, लेकिन जिहादी कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है।
जिहादी दक्षिण परकोटे क्षेत्र में नमाज पढ़ रहा था। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों की जांच कर रही है। अभी ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि जिहादी की क्या मंशा थी और किस मंशा से वह मंदिर परिसर में आया। सभी एंगलों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार वो वीआईपी का जिक्र किया जा रहा था कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था, और इसी मांग को लेकर जन आक्रोश जो है सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक देखने को मिला और सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार लोगों ने सरकार से की। जिसके बाद बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी है, संस्तुति कर दी है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्मा गई है और तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और राज्य आंदोलनकारी व उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष कमला पंत के बीच पर फोन पर बातचीत हो रही है। इस ऑडियो में वीआईपी एंगल को लेकर वीरेंद्र भंडारी की नाराजगी साफ झलक रही है। ये बातचीत उस समय की बताई जा रही है जब शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की संस्तुति की। फोन पर कमला पंत ने वीरेंद्र भंडारी से पूछा कि क्या आपको पता है मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की बात कही है। इस पर अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जैसे हमने मांग रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमने साफ तौर पर कहा था कि वीआईपी को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। हमने संबंध में पत्र भी मांगा था। मुख्यमंत्री ने इस वीडियो में सिर्फ इतना कहा है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोंदियाल ने सरकार से ये मांग की है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। उनका ये आरोप है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है और ऐसे में वो वीआईपी कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। उन्हें संदेह है कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम करेगी और जो वीआईपी है वो सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में कांग्रेस ये मांग कर रही है कि सिटिंग जज के निगरानी में इस मामले की जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर बड़े हमले किए। उन्होंने कहा है कि 3.5 साल लग गए सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति करने में। ऐसे में सरकार को लगता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी और इसीलिए आज ये फैसला लिया है। कैमरा पर्सन विनीत दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। राजधानी जयपुर में देर रात खरबाज सर्किल पर एक ऑडी का कहर देखने को मिला। डिवाइडर से टकराकर ठेलों में जा घुसती है ऑडी कार और हादसे में एक की मृत्यु हो जाती है। राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में शुक्रवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खरबाज सर्किल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रण होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे मौजूद लोगों और खाने के ठेलों को टक्कर मार दी। हादसे में कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑडी कार ओवर स्पीड में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई। इसके बाद कार करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े दर्जन भर से अधिक ठेलों को टक्कर मारती चली गई। सड़क किनारे खाने के ठेले के पास बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने चिकित्सा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों को उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लगातार देखते रहे हिंदी खबर के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर। अयोध्या धाम की पवित्रता को बरकरार रखने के उद्देश्य से अयोध्या में नॉनवेज बिक्री एवं डिलीवरी पे रोक लगा दी गई है। यह रोक 8 जनवरी से लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बताते चले यह प्रतिबंध केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। 8 जनवरी को प्रतिबंध लागू हो गया है। अब ऑनलाइन डिलीवरी नॉनवेज बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। परिक्रमा मार्ग में भी नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। होटल, ढाबा, होम स्टे पर भी यह नियम लागू होगा। सहायक खाद्य आयुक्त की तरफ से सभी प्रतिष्ठानों को आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। अयोध्या में कुछ होटल, होम स्टे द्वारा मेहमानों को मांसाहारी भोजन व मादक पेय परोसने की शिकायत सामने आ रही थी। इसके बाद अधिकारियों ने ऐसे प्रतिष्ठानों के गतिविधियों से बचने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है।
दरअसल पिछले साल के मई माह में ही शराबों और नॉनवेज पे बिक्री पे रोक लगाने की 14 किलोमीटर पे कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से इस पे नाकाम नजर आ रही है। इसको लेके फिर से एक बार पहल की जा रही है और इस बार पूरी तरह प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। अयोध्या से आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या। मेरठ के कपसाड़ हत्या और अपहरण मामले में लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं विपक्ष और सत्ता के लोगों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में अपहृत युवती का दूसरे दिन भी कोई भी सुराग नहीं लग सका है। वहीं नामजद आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। दिन भर युवती की मां सुनीता का शव लेकर परिजन घर में ही बैठा रहा। सपा बसपा भीम आर्मी आसपा नेता कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हंगामा करते रहे। पुलिस ने गांव और आसपास का इलाका भी छावनी में तब्दील कर दिया। करीब 36 घंटे की जदोजहद के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम, एसपी देहात अभिजीत कुमार, एडीएम सिटी की मौजूदगी में पुलिस ने लिखित वादा किया कि 48 घंटे के भीतर रूबी को तलाश कर लिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को स्थानीय चीनी मिल में स्थायी रोजगार दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। परिवार के एक सदस्य को शस्त्र लाइसेंस दिलाने का भी भरोसा दिया गया। कपसाड़ गांव जा रहे सांसद रामजी लाल सुमन को टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका गया है। पीड़ित परिवार से रामजी लाल सुमन मुलाकात करना चाहते थे। अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के बाद जो प्रदेश की राजनीतिक सियासत है वो गर्म हो चुकी है। अपहृत बेटी की बरामदगी के लिए परिवार बिलख रहा है और दूसरी तरफ गांव में विपक्ष और सत्ता के लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी के साथ राहुल शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले आरोपी डॉक्टर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला आरोपी डॉक्टर रमीज को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला सामने के आने के बाद से ही डॉक्टर रमीज फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम भी रखा था। पुलिस डॉक्टर रमीज के माता पिता को लखनऊ से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज को 2 हफ्ते से ज्यादा समय से फरार चल रहा था। अपने बंद पड़े किराए के घर से सामान निकालने और कोर्ट में हाजिर होने की फिराक में डॉक्टर रमीज लखनऊ आया था। इस दौरान उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी डॉक्टर रमीज के मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी। शिकायतकर्ता एक महिला डॉक्टर ने आरोपी पर अपनी शादी छिपाने, शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने, उसे जबरन गर्भपात कराने, उसे धमकी देने और धन प्रवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। केजीएमयू में शुक्रवार को उस वक्त तनाव फैल गया जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वहां पहुंची थी। अपर्णा यादव धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कुलपति से मिलना चाह रही थी। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में दरोगा अमित मौर्य का नाम सामने आया है। कानपुर में नाबालिग लड़की से गैंग रेप केस में बड़ा एक्शन हुआ है। दरोगा अमित मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। अमित मौर्य पर अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने का आरोप है। फिलहाल अमित मौर्य फरार है और 50,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी है, जबकि तथ्यों को छुपाने और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर सचेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान दरोगा अमित मौर्य की संलिप्तता सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। सचेली थाना प्रभारी विक्रम सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि घटना उनके थाना क्षेत्र में हुई और प्रारंभिक स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे, जिसके चलते थाना प्रभारी विक्रम सिंह व एसीपी पनकी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरी ओर मामले के दूसरे आरोपी शिवबरन ने जांच में बताया है कि उसके सहयोगी अमित मौर्य के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है।